हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी का एक बार फिर इस बृहद मुंबई महानगर पालिका द्वारा आयोजित इस ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। बच्चों, आप इस ऑनलाइन क्लास में कई अलग अलग विषयों की जानकारी प्राप्त करते हैं। जैसे अभी आपने इसके पहले खेले, करे, सीखे इस विषय की जानकारी प्राप्त की। तो इन्हीं विषयों के साथ आज हम एक और नए विषय परिसर अध्ययन 2 इस विषय की जानकारी प्राप्त करेंगे। इस विषय में भी कई अलग अलग कहानियां हैं जिसकी जानकारी हम प्राप्त करेंगे, और इस जानकारी को प्राप्त करने के लिए मुझे अपना स्क्रीन शेयर करना होगा। तो अब मैं मेरा स्क्रीन शेयर करने जा रही हूँ। आप मेरी दिखाई गई स्लाइड्स को, फोटो को ध्यानपूर्वक निरीक्षण कीजिए और बताई गई बातों को ध्यानपूर्वक सुनिए। बच्चों, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये क्लास ऑनलाइन क्लास बृहद मुंबई महानगर पालिका द्वारा आयोजित क्लास है और आप सभी का इस ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। बच्चों, आज का विषय परिसर अध्ययन 2, आज का दिनांक 29 अक्टूबर 2020 और आपकी शिक्षिका श्रीमती प्रिया सिंह। हम अपने क्लास की शुरुआत सुविचार द्वारा करेंगे, क्योंकि सुविचार अर्थात सुंदर विचार, सुविचार द्वारा हमारे मन में सकारात्मक ऊर्जा का निर्माण होता है। तो हम भी इस सकारात्मक ऊर्जा के साथ क्लास की शुरुआत सुविचार द्वारा करेंगे। बच्चों, हमारा आज का सुविचार है, अगर तुम सूरज की तरह चमकना चाहते हो, अगर तुम सूरज की तरह चमकना चाहते हो तो पहले सूरज की तरह चलो। और यह जो सुविचार के जो सुंदर वाक्य हैं, यह हमें डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वारा लिखित ये लाइनें हैं। सबसे पहले बच्चों मैं आपको ये बता दूं कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी हैं कौन, इनके बारे में आपको बता दूं। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम हमारे भारत के 11वें राष्ट्रपति थे। इसके साथ ही वो एक महान वैज्ञानिक भी थे, जिन्हें मिसाइल मैन के नाम से भी जाना जाता है। एपीजे अब्दुल कलाम के विचार सभी के लिए बहुत ही प्रेरक रहे हैं। तो चलिए आज हम इन महान देशभक्त, लेखक व वैज्ञानिक के अनमोल विचार का अर्थ समझते हैं। बच्चों, हमारे सुविचार का अर्थ है, आप सभी ने प्रतिदिन आसमान में सुबह सूरज को चमकते देखा है। सूर्य की रोशनी बहुत तेज होती है, उसकी चमक बहुत तेज होती है, उसकी रोशनी इतनी तेज होती है कि संपूर्ण संसार को वो प्रकाशमय करता है, उजाला करता है। परंतु इन सभी कार्य को करने के लिए आपको पता है कि स्वयं सूर्य को कितना जलना पड़ता है। आप सभी जानते हैं कि सूर्य एक दहकता हुआ गोला है। परिसर में आपने पढ़ा है भूगोल में। सूर्य बच्चों यूं ही नहीं चमकता, उसे इस चमक को पाने के लिए स्वयं को जलाना पड़ता है। उसे स्वयं इतना जलन सहना पड़ता है कि वह इस तपती जलन को सहकर ही इतना चमकता है। बच्चों, आपको भी जलन तप को सहना होगा। जलना अर्थात आग में जलने की बात यहाँ नहीं हो रही है। जलना अर्थात आप सभी को कठिन मेहनत करना होगा। मेहनत रूपी जलन में आपको जलना होगा, परिश्रम की अग्नि में जलना होगा। अगर आप सभी कठिन परिश्रम करेंगे तो आप सभी भी सूरज की तरह चमकेंगे। किसी भी कार्य में सफलता पाने के लिए हमें कठिन परिश्रम करना पड़ता है, तभी हम उस कार्य में सफल होते हैं। इसलिए डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी ने कहा है कि अगर तुम सूरज की तरह चमकना चाहते हो तो पहले सूरज की तरह जलो। बच्चों, अभी मैं आपको कुछ फोटो दिखाने जा रही हूं। आप सब मुझे उनका नाम बताइए। आप इन्हें पहचानते हैं बच्चों? ये किसकी फोटो है, कौन बताएगा? गांधी जी, महात्मा गांधी जी क्या? वेरी गुड, ये महात्मा गांधी जी की फोटो है। और ये फोटो किसकी है? लाल बहादुर शास्त्री जी का। वेरी गुड, ये फोटो लाल बहादुर शास्त्री जी की है। ये एक महान पुरुष थे। अब ये फोटो किसकी है? एपीजे आपको शुरुआत में बताया था। एपीजे अब्दुल कलाम।
ये फोटो एपीजे अब्दुल कलाम जी की है। ये हमारे 11वें राष्ट्रपति थे। ये एक लेखक और एक ये वैज्ञानिक, एक ऐसे महान पुरुष थे। अब ये फोटो किसकी है? स्वामी विवेकानंद। ये फोटो स्वामी विवेकानंद जी की है। और ये फोटो किसकी है? महात्मा ज्योतिबा फूले जी की। वेरी गुड। ये फोटो महात्मा ज्योतिबा फूले जी की है। बच्चों, इन्होंने स्त्री शिक्षा को बढ़ावा दिया था। अब ये फोटो किसकी है? क्या? ये फोटो किसकी है? बाबा साहेब डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर। वेरी गुड, वेरी गुड। ये फोटो डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर की है। बच्चों, इन्होंने दलितों के अधिकार के लिए आंदोलन किया था और ये सभी हमारे भारत देश के महान पुरुषों की छवि है, क्योंकि इन्होंने हमारे देश के लिए महान कार्य किए हैं। इन महापुरुषों में एक और महान पुरुष है जिन्हें आप बहुत अच्छी तरह से पहचानते हैं। तो बताओ, ये किसकी फोटो है? शिवाजी महाराज। वेरी गुड। ये फोटो छत्रपति शिवाजी महाराज की है। अब अपना माइक आप सब लोग म्यूट कर लीजिए। बच्चों, ये महाराष्ट्र राज्य का मानचित्र है और पहले महाराष्ट्र जो आज के, अब ये आपको जो महाराष्ट्र दिख रहा है, ये पहले के महाराष्ट्र ऐसा नहीं था। आज के महाराष्ट्र की तरह पहले का महाराष्ट्र नहीं था। आज के तत्कालीन की तरह वह विकसित नहीं था। शिवाजी महाराज के जन्म के पूर्व महाराष्ट्र के जैसा नहीं था, ये आज के महाराष्ट्र के जैसा नहीं था। तो आप सभी बच्चों के मन में आ रहा होगा कि टीचर बार बार कह रही कि पहले का महाराष्ट्र ऐसा नहीं था, अब का महाराष्ट्र ऐसा है। तो महाराष्ट्र था कैसा? तो आप सभी के प्रश्नों के जवाब, उत्तर पाने के लिए हम अपने पाठ, जो हमारा नया पाठ है, इस पाठ में इन प्रश्नों के उत्तर पाएंगे कि हमारा महाराष्ट्र शिवाजी महाराज के जन्म के पूर्व कैसा था। तो हमारा अगला पाठ है पाठ 1, शिवाजी महाराज जन्म के पूर्व का महाराष्ट्र। तो आज हम इस पाठ में जानेंगे कि शिवाजी महाराज के जन्म के पूर्व हमारा महाराष्ट्र कैसा था। बच्चों, इस पाठ में कई मुद्दे हैं, इनकी जानकारी हम एक एक करके प्राप्त करेंगे। हमारा आज का जो पहला मुद्दा है वह है शिवाजी महाराज। दूसरा मुद्दा है शिवाजी महाराज का कालखंड। तीसरा मुद्दा है स्वराज्य की स्थापना और चौथा मुद्दा है शिवाजी महाराज का उद्देश्य। हम इन मुद्दों का एक एक करके अध्ययन करेंगे। तो आज का हमारा पहला मुद्दा है शिवाजी महाराज। बच्चों, आप सभी जानते हैं कि शिवाजी महाराज एक महान पुरुष थे। आप सभी ने हमें विद्यालय में पढ़ा है। प्रतिवर्ष अर्थात हर वर्ष हम सभी उनकी जयंती बड़ी धूमधाम से और सम्मान के साथ मनाते हैं। बच्चों, जयंती अर्थात जन्मदिन। जैसे हर साल आप अपना जन्मदिन धूमधाम से मनाते हैं, वैसे ही हम शिवाजी महाराज की भी जयंती बड़ी धूमधाम से मनाते हैं। बच्चों, आप अपने विद्यालय में भी शिव जयंती मनाते हैं। शिवाजी जयंती को ही शिव जयंती भी कहते हैं। विद्यालय में अनेक गतिविधियां भी करते हैं। आप सभी उस दिन प्रसन्नता पूर्वक उनके सुंदर सुंदर गीत गाते हैं, उनका यशगान करते हैं, नाटक का आयोजन करते हैं और उनके यशगान के साथ सुंदर सुंदर गीत, नाटक देखो आप करते हैं अलग अलग। और उनके कई बच्चे तो स्वयं बाल शिवाजी बनते हैं, उनकी अलग अलग तरह के पोशाक पहनते हैं। कई स्थानों पर वेशभूषा प्रतियोगिता भी रखी जाती है। बच्चे बड़े सभी उनके अर्थात शिवाजी महाराज की प्रतिमा को पुष्पहार अर्पित करते हैं। आप सभी बड़े उत्साह से शिवाजी महाराज की जय जय बोलकर, उनके जय जयकार करके उनकी रैलियां भी निकलती हैं। बच्चों, आप सभी को पता है कि शिवाजी महाराज के बारे में, आप उनके बारे में जानते हैं कि उन्होंने ऐसा कौन कौन से कार्य किए हैं, उनका नाम महान पुरुषों में क्यों लिया जाता है। तो चलिए जानते हैं कि शिवाजी ने ऐसे कौन कौन से कार्य किए। बच्चों, शिवाजी महाराज का जो कालखंड है वह मध्य युग का कालखंड था। कालखंड अर्थात समय का कोई अंश या अवधि।
उस समय सर्वत्र राजाओं का राज था। अब का अंश मतलब जैसे कुछ समय, जैसे कहते हैं ना कि इस नेता का इतने सन से इतने सन तक उन्होंने कार्य किया, वैसे इनका भी जो कार्यकाल था वो उस कालखंड को, उस कार्यकाल का जो था वो मध्य युग का था। सभी स्थानों पर बच्चों राजा ही शासन करते थे, उनका अधिकार होता था। इनमें से कई राजा तो जन कल्याण के करते थे, तो कई जन कल्याण के अलावा भोग विलास में डूबे रहते थे। जन कल्याण अर्थात जनता का कल्याण, प्रजा की भलाई। अब भोग विलास मतलब अपनी ही सुख सुविधा में डूबे रहना। परंतु सभी शासक, सभी राजा ऐसे नहीं थे, कुछ जनता की भलाई भी सोचते थे। जो राजा भोग विलास में डूबे रहते थे, किंतु उस समय ऐसे भी शासक हुए बच्चों, जो राजा जिन्होंने प्रजा हित के बारे में सोचा, जनता के हित के बारे में सोचा, उनकी भलाई को सर्वोपरि माना और सर्वोपरि मान के राज्य चलाए। सर्वोपरि मतलब उसे मुख्य रूप से माना गया। उन शासकों में उत्तर के मुगल सम्राट अकबर है। बच्चों, ये मुगल सम्राट अकबर की फोटो है। और आपने परिसर अध्ययन 1 में दिशाओं की जानकारी प्राप्त की। मैंने अभी कहा ना, उत्तर में मुगल शासक, आपने दिशा की जानकारी प्राप्त की है कि हमारी 4 मुख्य दिशा होती है और 4 उप दिशाएं होती हैं। और हमारी 4 मुख्य दिशाएं कौन सी है? पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। एक बार फिर बोलती हूँ, हमारी मुख्य दिशाएं 4, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। और उप दिशाएं भी 4 होती हैं। कौन सी? ईशान्य, आग्नेय, नैऋत्य और वायव्य। और वायव्य, इन 4 उप दिशाओं हैं। एक बार फिर बोलती हूँ, ईशान्य, आग्नेय, नैऋत्य और वायव्य। बच्चों, आप दिशाओं के नाम हमेशा याद रखेंगे कि आप सोचोगे इस साल का हमारा पोर्शन खत्म हो गया, तो ये दिशाएं आपको अपने जीवन में हमेशा उपयोगी रहेंगी, तो आप हमेशा याद रखेंगे। ये फोटो सम्राट कृष्णदेव राय की फोटो है। बच्चों, उत्तर में मैंने आपको बताया मुगल सम्राट अकबर और दक्षिण में विजयनगर के सम्राट कृष्णदेव राय। ये दोनों शासक अपने कल्याणकारी शासन के लिए इतिहास में प्रसिद्ध हैं। बच्चों, ये राजा जनता की भलाई के लिए, उनके हित के लिए कार्य करते थे, उनके बारे में सोचते थे, उनकी सेवा के बारे में सोचते थे। इन्हीं दोनों राजाओं के साथ छत्रपति शिवाजी महाराज का नाम भी बड़ा गौरव और सम्मान के साथ लिया जाता है। शिवाजी महाराज भी जनता का कल्याण करते थे। शिवाजी महाराज ने उस जन कल्याण अर्थात जनता के कल्याण के लिए स्वराज्य की स्थापना की। और शिवाजी महाराज लोगों की भलाई, लोगों की सेवा, लोगों की रक्षा, उन्हें न्याय मिले, इन सब के बारे में सोचते थे। वो कभी भी जनता पर अन्याय के बारे में नहीं सोचते थे, हमेशा न्याय करना, उनकी भलाई करने के बारे में सोचते थे। और इन सब के लिए उन्होंने स्वराज्य की स्थापना की। स्वराज्य अर्थात अपना राज्य। आप हमेशा याद रखेंगे, स्वराज्य अर्थात अपना राज्य। स्वराज्य का क्या अर्थ है? अपना राज्य। स्व अर्थात अपना, राज्य स्व अर्थात अपना, ये याद रखना है। स्वराज्य अर्थात अपना राज्य। और हमेशा ये याद रखिए, क्योंकि मैं अंत में इससे प्रश्न भी पूछने वाली हूँ। शिवाजी महाराज के लगभग 400 वर्ष पूर्व महाराष्ट्र में स्वराज्य नहीं था, अपना राज्य नहीं था। स्वराज्य अर्थात अपना राज्य। बच्चों, ये अहमदनगर का मानचित्र है। आप देखिए ध्यान से, ये अहमदनगर का मानचित्र है और ये मानचित्र बीजापुर का है। ये निजाम शाह की फोटो है, यहाँ पर लिखा हुआ है, देखिए किसकी फोटो है? निजाम शाह की। और ये आदिल शाह की फोटो है। महाराष्ट्र में जब स्वराज्य नहीं था, जब अपना राज्य नहीं था, तब महाराष्ट्र का अधिकांश भाग अहमदनगर के निजाम शाह तथा बीजापुर के आदिल शाह नामक इन दोनों शासकों ने आपस में बांट लिया था। मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि जो पहला फोटो है ये निजाम शाह की है और जो दूसरी फोटो है ये आदिल शाह की है। इन्होंने क्या किया, जब स्वराज्य नहीं था तब इन्होंने पूरा महाराष्ट्र का जो अधिकांश भाग था इन्होंने आपस में बांट लिया था। ये दोनों उदार मन के नहीं थे, वे अच्छे राजा भी नहीं थे,
वे प्रजा अर्थात जनता पर अत्याचार करते थे, उन्हें सताते थे, उन्हें परेशान करते थे। उन दोनों सुल्तानों में प्राणघाती शत्रुता थी। प्राणघाती शत्रुता मतलब ये ऐसे शत्रु थे कि एक दूसरे की जान भी ले सकते थे, प्राण भी ले सकते थे। उन दोनों में प्रायः अर्थात हमेशा ही युद्ध हुआ करते थे, लड़ाई झगड़े हुआ करते थे, वे हमेशा लड़ते झगड़ते थे। इस लड़ने झगड़ने के कारण प्रजा अर्थात जनता की बड़ी दुर्दशा हुई, बहुत ही उनकी दुर्गति हुई। इसका शासनकाल में प्रजा सुखी नहीं थी, वो बहुत दुखी थी, बहुत परेशान थी, बहुत तकलीफ में थी और वह बहुत ही त्रस्त थी। सार्वजनिक रूप से कोई भी उत्सव नहीं मना पाते थे, सार्वजनिक रूप से कोई त्योहार नहीं मना पाते थे, वो अपने मन की इच्छा कुछ भी नहीं कर पाते थे, किसी प्रकार का पूजा कर नहीं सकते थे। और अगर पूजा करने में खतरा था, क्योंकि यह आदिल शाह ने और निजाम शाह ने अनुमति नहीं दी थी कि कोई भी सार्वजनिक रूप से त्योहार मना सके, उत्सव मना सके, पूजा कर सके। उनके अर्थात आदिल शाह निजाम शाह के काल में प्रजा अर्थात जनता को भरपेट भोजन भी नहीं मिलता था, खाने के लिए भी खाना नहीं था, वह त्राही त्राही मचा हुआ था, वह परेशान थी, भूख से बिलख रही थी, रो रही थी, तड़प रही थी और जनता के पास रहने के लिए सुरक्षित स्थान भी नहीं था। वे कहीं भी सुरक्षित नहीं थे, चारों तरफ प्रजा पर केवल अन्याय हो रहा था, उनके साथ जानवरों सा व्यवहार हो रहा था, पेट भर भोजन भी नहीं मिलता था। उन्होंने इतना जनता को परेशान किया था कि वो उन्हें इंसान तक नहीं समझते थे, उनके साथ जानवरों जैसा व्यवहार करते थे, खाने को खाना नहीं, रहने के लिए सुरक्षित घर नहीं, उनके साथ प्रेम पूर्वक व्यवहार नहीं होता था, उनके साथ अन्याय ही अन्याय होता था। बच्चों, महाराष्ट्र में यद्यपि स्थान स्थान पर देशमुख और देश पांडे आदि जागीरदार थे, इतने सारे जागीरदार के होते हुए भी किसी भी जागीरदार का ध्यान प्रजा की ओर, जनता की ओर नहीं था। सब अपने अपने लिए जी रहे थे, केवल अपने बारे में सोच रहे थे। उन जागीरदारों के बीच उनके मन में देश के प्रति कोई प्रेम नहीं था, उनके अंदर देश के प्रति कोई स्नेह नहीं था, देश के प्रति देशभक्ति नहीं थी। उन सभी जागीरदारों को केवल अपनी जागीरदारी और ओहदे अर्थात अपने पद से प्रेम था। वो सिर्फ अपनी जागीरदारी के बारे में सोचते थे और मैं किस पद का जागीरदार हूं, मेरा कौन सा पद है, मेरा पद बने रहे, इन सब के बारे में वो सोचते थे। और इन्हीं सभी कारणों से उन जागीरदारों में प्रायः हमेशा लड़ाई होती रहती थी, वो हमेशा झगड़ते रहते थे, वे झगड़ते रहते, परेशान रहते और एक दूसरे की जो गुस्सा होता, झगड़ा होता, परिणाम स्वरूप प्रजा पे उसका असर पड़ता, प्रजा की बड़ी दुर्दशा होती, प्रजा त्रस्त हो चुकी थी, प्रजा परेशान हो चुकी थी, सभी जनता बहुत दुखी थी, चारों तरफ अराजकता फैल गई थी और प्रजा, इनके झगड़े का जो भी परिणाम होता ये प्रजा को सहना पड़ता, इनके झगड़े का सब फल प्रजा को मिलता, इनके झगड़े में जो मारे जाते वो प्रजा मारी जाती, जनता मारी जाती और उस समय पूरे चारों तरफ अराजकता फैली थी। अब आप सोचोगे अराजकता अर्थात क्या? अराजकता अर्थात देश में राजा या शासक का ना होना या अनियंत्रित एवं विधि विरोधी शासन व्यवस्था। बच्चों, उस समय देश में या तो राजा होते ही नहीं थे और अगर होते भी थे तो उनकी कोई शासन व्यवस्था नहीं थी, कोई नियंत्रित, कोई विधि विरोधी शासन व्यवस्था नहीं थी, कोई उनका नियम नहीं था, कोई कानून नहीं था, वो प्रजा के बारे में नहीं सोचते थे और वो अच्छी शासन व्यवस्था भी नहीं थी। बच्चों, शिवाजी महाराज ने यह सब देखा कि किस प्रकार जनता पर अन्याय हो रहा है। शिवाजी महाराज ने प्रजा को सुखी बनाने के लिए उद्देश्य निश्चित किया और उद्देश्य उनका यह था कि स्वराज्य स्थापना का पावन कार्य उन्होंने अपने हाथों में लिया।
और स्वराज्य स्थापना अर्थात मैंने आपको बताया तो स्वराज्य अर्थात अपना राज्य। उन्होंने शिवाजी महाराज ने जब जनता की इतनी तकलीफ देखी, जनता इतनी परेशान है देखा, तब शिवाजी महाराज को लगा कि अपनी प्रजा को, अपनी जनता को इस परेशानी से दूर करना होगा, उनकी तकलीफ दूर करनी होगी। इसलिए उन्होंने एक उद्देश्य निश्चित किया, स्वराज्य स्थापना। और स्वराज्य स्थापना का कार्य, पावन कार्य, पवित्र कार्य उन्होंने अपने हाथों में लिया। बच्चों, शिवाजी महाराज झगड़ालू जागीरदारों को सही रास्ते पर ले आए। उन्होंने अपने उद्देश्य को सही करने के लिए, अपने उद्देश्य को पूर्ण करने के लिए सबसे पहले जो झगड़े करते थे जागीरदार, उनको रास्ते पर ले आए। और उन जागीरदारों का उपयोग, जब वो सही रास्ते पर आ गए, तो उन जागीरदारों का उपयोग उन्होंने स्वराज्य स्थापना में किया। उन्होंने उनकी सहायता ली, उनका उपयोग किया और स्वराज्य की स्थापना की। और जो भी प्रजा पर अत्याचार करने वाली सत्ताओं से भी शिवाजी महाराज ने संघर्ष किया, उनसे लड़ाई की, अत्याचारी शासकों को पराजित किया, उन्हें सबक सिखाया कि प्रजा पर अत्याचार नहीं करना है और प्रजा को तकलीफ नहीं देना है, प्रजा को सताना नहीं है, उसे अन्याय नहीं करना है, उसे भूखमरी से मरने नहीं देना है, उसे सुरक्षित स्थान देना है। और इन पर पराजित कर उन्हें हरा दिया जो उन पर तकलीफ देते थे प्रजा को। अत्याचारी शासकों को पराजित कर शिवाजी महाराज ने न्यायपूर्वक हिंदवी स्वराज की स्थापना की, हिंदवी स्वराज की स्थापना की। और यह स्वराज सभी जाति धर्मों के लिए था। स्वराज में किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं था। उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि ये उच्च जाति का है, ये नीच जाति का है, ये ब्राह्मण वर्ग का है, ये क्षत्रिय वर्ग का। उन्होंने कभी भी यह भेदभाव नहीं किया। उन्होंने सभी जातियों के लिए, सभी धर्मों के लिए समान नियम रखे, समान भाव रखे। और हिंदवी स्वराज में उन्होंने सभी का स्वागत किया। स्वराज्य के कामों में उन्होंने सभी की मदद ली, किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया। बच्चों, शिवाजी महाराज ने अपने स्वराज में यहाँ तक कि हिंदू मुस्लिम का भी भेदभाव नहीं किया, क्योंकि कई लोग कहते हैं कि ये हिंदू है, ये मुस्लिम है, हम हिंदू हैं, वो मुस्लिम है। नहीं, ऐसा कुछ हिंदू मुस्लिम नहीं होता। सब इंसान होते हैं, सब में इंसानियत होती है और सब एक समान होते हैं। ये हिंदू मुस्लिम हम इंसानों ने बांटा है, भगवान ने ऐसा किसी को नहीं, सबको एक मनुष्य बनाकर भेजा है। इसलिए कभी भी जाति भेद के भाव में नहीं सोचना चाहिए। और हम एक है, हम एक साथ रहेंगे, शिवाजी के विचारों को ध्यान रखना है। और उसी विचार को उन्होंने अपनाया और उन्होंने स्वराज्य के काम में मुसलमानों, हिंदुओं, सभी प्रकार के भेदभाव ऐसा कुछ भी नहीं किया और सभी प्रकार के लोगों को उन्होंने अपने स्वराज्य के काम में लिया। सभी धर्मों को लिया उन्होंने, सभी धर्म के लोगों को लिया, सभी जाति के लोगों को लिया। कहीं उन्होंने नीच भाव नहीं सोचा। उन्होंने सभी धर्मों के साधु संतों का आदर किया। उन्होंने अर्थात शिवाजी महाराज ने, शिवाजी महाराज के इन कार्यों को देखकर बच्चों हमें प्रेरणा मिलती है, स्फूर्ति मिलती है। शिवाजी महाराज से लगभग 300-400 वर्ष पूर्व अर्थात पहले महाराष्ट्र में अनेक संत हुए। शिवाजी महाराज ने उनके कार्यों का स्वराज्य स्थापना के लिए उपयोग किया, क्योंकि शिवाजी महाराज के जन्म के पूर्व, उनसे पूर्व 300-400 पहले जो संत हुए थे, उन संतों ने कई विचार, कई भाव, कई उपदेश लोगों को दिया। उन उपदेशों का उपयोग शिवाजी महाराज ने स्वराज्य स्थापना में किया। बच्चों, उनके कार्य हम अगले पाठ में पढ़ेंगे। उनके कार्य क्या करेंगे हम अगले पाठ में पढ़ेंगे। और संतों में कई महिला संत भी थी। अब आता है हमने क्या सीखा। हमने सीखा शिवाजी महाराज के बारे में। हमने देखा कि शिवाजी महाराज कितने महान पुरुष थे। हम शिव जयंती किस प्रकार से मनाते हैं, हम उनका सम्मान किस प्रकार करते हैं। शिवाजी महाराज की शिव जयंती हम प्रतिवर्ष 19 फरवरी को मनाते हैं। उस दिन सभी बच्चे सुंदर सुंदर गीत गाते हैं, उनकी प्रतिमा को पुष्पहार अर्पित करते हैं, बड़े उत्साह से शिवाजी महाराज की जय जयकार बोलकर उनकी नाम के जय जयकार करते हैं, उनका यशगान गाते हैं। बच्चे तो कई कई बाल शिवाजी भी बनकर आते हैं। वेशभूषा प्रतियोगिता भी रखा जाता है। अगला मुद्दा है हमारा शिवाजी महाराज का कालखंड। मैंने आपको बताया था कि शिवाजी महाराज का कालखंड मध्य युग का कालखंड था।
और उनके कालखंड में सभी राजाओं का शासन था। खास करके वहां पर उनके दो जो राजा थे, बीजापुर के आदिल शाह और अहमदनगर के निजाम शाह, महाराष्ट्र पर पूरी तरह उन्होंने हिस्से को बांट रखा था। वो सब भोग विलास में डूबे थे। लेकिन दो ऐसे भी राजा थे जो प्रजा के हित को सोचते थे। वो थे मुगल सम्राट अकबर और दक्षिण के विजयनगर के सम्राट कृष्णदेवराय। ये कल्याणकारी राजाओं में थे। और इन राजा जो ये दोनों थे, ये जनता के कल्याण करते, लेकिन बीजापुर के आदिल शाह और अहमदनगर के निजाम शाह ये अपने ही भोग विलास में डूबे रहते थे। ये जनता के बारे में नहीं सोचते थे, वो उनके प्रजा के हित के बारे में नहीं सोचते थे और शिवाजी महाराज को ये अच्छा नहीं लगता था। अगला है स्वराज्य की स्थापना। शिवाजी महाराज ने स्वराज्य स्थापना का पावन कार्य अपने हाथों में क्यों लिया? क्योंकि जो बीजापुर के आदिल शाह और अहमदनगर के जो निजाम शाह हैं, ये प्रजा को बहुत तकलीफ देते थे, उन पर अत्याचार करते थे, उन्हें सताते थे और प्रजा पर उनको बिल्कुल खाने के लिए भी नहीं मिलता था, उन्हें भरपूर भोजन नहीं मिलता था, प्रजा सुखी नहीं थे। वो सार्वजनिक रूप से उत्सव नहीं मना पाते थे, वह कोई भी कार्य अपनी मर्जी से नहीं कर पाते थे, उन्हें रहने के लिए कोई सुरक्षित स्थान भी नहीं था। और ये दोनों प्राणघाती शत्रु थे। ये हमेशा लड़ते झगड़ते रहते थे और इनके लड़ाई झगड़ों का जो परिणाम है वो जनता को भुगतना पड़ता था। बाकी वहां पर लोग थे, देशमुख, देशपांडे जैसे कई जागीरदार थे, परंतु किसी का भी ध्यान जनता की तरफ नहीं जाता था, प्रजा की तरफ नहीं जाता था। कोई भी प्रजा के बारे में नहीं सोचता था। सब अपनी जागीरदारी और ओहदे के लिए सोचते थे और इस जागीर के लिए आपस में वे लड़ते झगड़ते भी रहते थे। और इस लड़ाई झगड़े का जो दुर्दशा परिणाम था, ये प्रजा को भुगतनी पड़ती थी। उसकी दुर्दशा प्रजा की होती थी उस समय, और उस सब के कारण चारों तरफ अराजकता फैल जाती थी। मैंने आपको अराजकता का मतलब बताया कि वहां पर राजा या शासन का ना होना या विधि विरोधी शासन व्यवस्था होना। उसके बाद अगला मुद्दा था हमारा शिवाजी महाराज का उद्देश्य। शिवाजी महाराज का उद्देश्य यह था कि शिवाजी महाराज ने स्वराज्य स्थापना का पावन कार्य अपने हाथों में ले लिया। झगड़ालू जागीरदारों को उन्होंने रास्ते पर लाया और प्रजा को सुखी बनाने के लिए उन्होंने लोगों को जो उन्हें सताते थे उन्हें सबक सिखलाया और सत्ताओं के साथ संघर्ष किया। कौन सी सत्ता? जो प्रजा पर अत्याचार करते थे, उन सत्ताओं के साथ संघर्ष किया, अत्याचारी शासकों को पराजित किया। उन्होंने न्यायपूर्ण हिंदी स्वराज्य की स्थापना की। यह स्वराज्य सभी जाति और धर्मों के लोगों के लिए था। स्वराज्य में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं था बच्चों। शिवाजी महाराज ने अपने स्वराज्य में हिंदू और मुसलमान किसी भी प्रकार का भेदभाव न किया। उन्होंने सभी धर्मों के साधु संतों का सम्मान किया। शिवाजी अपने सभी कार्य उद्देश्य था उसे उन्होंने पूर्ण किया। तो देखा बच्चों किस प्रकार से शिवाजी महाराज के महान कार्य को देख के हमें प्रेरणा और स्फूर्ति मिलती है। हमें भी शिवाजी महाराज के इन कार्यों से, इन बातों से प्रेरणा लेनी चाहिए कि किस प्रकार शिवाजी महाराज अन्याय के विरोध लड़ते थे, वो अन्याय के खिलाफ लड़ते थे, न्याय के लिए उन्होंने प्रजा को न्याय दिलाने के लिए लड़ा। उन्होंने किस प्रकार से अपने स्वराज्य की स्थापना की और शिवाजी महाराज का जो उद्देश्य था हिंदवी स्वराज्य, उसके लिए उन्होंने उद्देश्य सोचा था, जो उन्होंने विचार किया था, जो दृढ़ निश्चय किया था, उसका उन्होंने पूर्ण किया उस दृढ़ निश्चय को। वो जैसे मैंने आपको सुविचार में बताया था कि हमें किसी भी कार्य को अगर सूरज की तरह चमकना है तो हमें पहले सूरज की तरह जलना होगा। जलना से मतलब हमें कठिन परिश्रम करनी होगी। तो शिवाजी महाराज का जो उद्देश्य था हिंदवी स्वराज्य का, स्वराज्य स्थापना का, उस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए उन्होंने कठिन परिश्रम किया, कठिन मेहनत की, कई लोगों से लड़ाई की। उन्होंने उस परिश्रम रूपी जलन में वो खुद जले, खुद तपे और फिर जाके उनका महान नेताओं में नाम, महान पुरुषों में नाम हुआ। इसलिए कहा है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा है कि अगर हमें कोई भी सूरज की तरह चमकना है तो हमें
सूरज की तरह जलना होगा, जलना अर्थात कठिन परिश्रम करना होगा, मेहनत करना होगा, तब हम सूरज की तरह चमकेंगे और शिवाजी महाराज की तरह हमारा भी नाम रोशन होगा। तो आप हमेशा याद रखिए कि जो भी कार्य करने का विचार करते हैं, उद्देश्य करते हैं, उस पे आप कठिन मेहनत कीजिए। अगर आप कठिन परिश्रम करेंगे, मेहनत करेंगे, तो आपको सफलता अवश्य मिलेगी। अब हमारा आगे हमारा स्वाध्याय। अब बच्चे रेडी रहेंगे, अपना ध्यान यहाँ पर देंगे, सभी बच्चे ध्यान यहाँ देंगे। सबसे पहला जो प्रश्न है हमारा, नीचे दिए गए विकल्पों में से उचित विकल्प चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। सबसे पहला है, शिवाजी महाराज का कालखंड डैश का था। नीचे देखिए बच्चों, नीचे इन 5 रिक्त स्थानों की पूर्ति के उत्तर दिए गए हैं। आपको इसमें, एक मिनट, आपको इसमें से सही उत्तर चुनना है और बताना है। बताओ, शिवाजी महाराज का कालखंड डैश, पूरे वाक्य में दो बेटा। शिवाजी महाराज का कालखंड मध्य युग का कालखंड था। शिवाजी महाराज का कालखंड, देखते सही है गलत? ओ करेक्ट, शिवाजी महाराज का कालखंड मध्य युग का कालखंड था। वेरी गुड बेटा, बहुत अच्छे। दूसरा है, शिवाजी महाराज ने महाराष्ट्र में डैश की स्थापना की। किसकी स्थापना की? कौन बताएगा? पूरे वाक्य में उत्तर देना बेटा, पूरे वाक्यों में। शिवाजी महाराज ने महाराष्ट्र में स्वराज्य की स्थापना की। वेरी गुड, शिवाजी महाराज ने महाराष्ट्र में स्वराज्य की स्थापना की। अगला प्रश्न है, अच्छा कोई पढ़ेगा ये प्रश्न? मैं पढ़ूं इससे अच्छा कोई और पढ़ेगा? मध्य युग के कालखंड में मध्य युग के कालखंड में सर्वत्र डैश का शासन था। किसका शासन था? राजाओं का। पूरे वाक्य में उत्तर दो बेटा, पूरे वाक्य में उत्तर। मध्य युग के कालखंड में स्वराज्य राजाओं का शासन था। चलिए चेक करते हैं। करेक्ट, मध्य युग के कालखंड में सर्वत्र राजाओं का शासन था। नेक्स्ट है, देशमुख देशपांडे जैसे जागीरदारों को केवल अपनी डैश और ओहदे से प्रेम था। किससे? सही आंसर दो। जागीरदारी से। जागीरदारी से। चलिए चेक करते हैं, राइट है रॉन्ग? करेक्ट, देशमुख देशपांडे जैसे जागीरदारों को केवल अपनी जागीरदारी और ओहदे से प्रेम था। अगला है, शिवाजी महाराज ने स्वराज्य के लिए डैश का उपयोग किया। किसका उपयोग किया? एक ही आंसर ही बचा है हमारे पास तो। राजाओं का। रॉन्ग। अंजलि। रॉन्ग, बोलो अंजलि। टीचर, जागीरदारों का। चलिए चेक करते हैं। करेक्ट, शिवाजी महाराज ने स्वराज्य के लिए जागीरदारों का उपयोग किया। आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, आपको यह अपने परिसर अध्ययन 2 की कॉपी में लिखना है और अपनी टीचर को व्हाट्सएप करना है। ठीक है, आप सब इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। एक बार फिर मैं इसका रिक्त स्थानों को पढ़ती हूँ। शिवाजी महाराज का कालखंड मध्य युग का कालखंड था। शिवाजी महाराज ने महाराष्ट्र में स्वराज्य की स्थापना की। मध्य युग के कालखंड में सर्वत्र राजाओं का शासन था। देशमुख देशपांडे जैसे जागीरदारों को केवल अपनी जागीरदारी और ओहदे से प्रेम था। शिवाजी महाराज ने स्वराज्य के लिए जागीरदारों का उपयोग किया। चलिए, आपने ले लिया स्क्रीनशॉट? स्क्रीनशॉट ले लिया सबने? यस और नो? ठीक है, मैं आगे बढ़ती हूँ।
नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथन सही है या गलत लिखो। सबसे पहला है, शिवाजी महाराज के पहले के अधिकांश राजा कल्याणकारी राजाओं के रूप में प्रसिद्ध थे। बताओ, शिवाजी महाराज के पहले के अधिकांश राजा कल्याणकारी राजा थे। गलत है मिस। चलिए चेक करते हैं, गलत। नेक्स्ट देखते हैं, शिवाजी महाराज का नाम एक कल्याणकारी राजा के रूप में गौरव से लिया जाता है। सही। सुखजिंदर बताओ बेटा। टीचर सही। चलिए चेक करते हैं, सही। अगला है, निजाम शाह एवं आदिल शाह जैसे सुल्तानों की उदारता के कारण उनके राज्य में अत्याचार नहीं होते थे। सही या गलत? गलत। चलिए चेक करते हैं, गलत। अगला है, शिवाजी महाराज के पहले महाराष्ट्र में चारों ओर अराजकता फैली हुई थी। सही या गलत? सही। सही। वेरी गुड। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका भी। यस। ले लिया। अब अगला है, उचित जोड़ियां मिलाओ। अब अगट दिया गया है और बगट दिया गया है। देखा आपने, अगट और बगट। अगट में यहाँ पर स्थानों के नाम रखे हैं और बगट में शासकों के, राजाओं के नाम है। आपको सही उत्तर चुनना है कि और उसका उत्तर बताना है। सबसे पहला है, विजयनगर के सम्राट कौन थे? टीचर मैं कृष्णदेव राय। कृष्णदेव राय। वेरी गुड, वेरी गुड। कृष्णदेव राय। अहमदनगर का सुल्तान कौन है? अहमदनगर, आवाज नहीं आ रही बेटा। निजाम शाह। चलिए चेक करते हैं। वेरी गुड, अहमदनगर का सुल्तान निजाम शाह। बीजापुर का सुल्तान? बीजापुर का सुल्तान? आदिल शाह। जो आदिल शाह। वेरी गुड, बीजापुर का सुल्तान आदिल शाह। आदिल शाह। मुगल सम्राट? मुगल सम्राट? अकबर। चलिए चेक करते। वेरी गुड, मुगल सम्राट अकबर। विजयनगर का सम्राट कृष्णदेव राय। अहमदनगर का सुल्तान निजाम शाह। बीजापुर का सुल्तान आदिल शाह और मुगल सम्राट अकबर। आपको बराबर ये नाम याद रखने हैं, भूलना नहीं है। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों। ये रखिए। ले लिया आपने स्क्रीनशॉट? ओके, वेरी गुड, वेरी गुड। नेक्स्ट, प्रश्नों के उत्तर दीजिए। सबसे पहला प्रश्न है, स्वराज्य का अर्थ क्या है? स्वराज का अपना राज्य। चलिए चेक करते हैं। स्वराज्य का अर्थ है अपना राज्य। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिवाजी महाराज ने कौन सा कार्य अपने हाथों में लिया? कौन सा कार्य लिया उन्होंने? शिवाजी महाराज ने कौन सा कार्य अपने हाथों में लिया? कौन बताएगा? टीचर मैं सलमान। बताओ। शिवाजी महाराज ने हिंदी स्वराज्य का स्थापना करने का कार्य अपने हाथ में लिया। हाँ, थोड़ा थोड़ा सही है, लेकिन हम उत्तर लिखेंगे कि शिवाजी महाराज ने स्वराज्य स्थापना का पवित्र कार्य अपने हाथों में लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिवाजी महाराज ने किसके साथ संघर्ष किया? शंखनील, बोलो बेटा शंखनील। शिवाजी महाराज ने किसके साथ संघर्ष किया? मुगलों के साथ। हाँ, लेकिन उसका पूरे वाक्य में उत्तर ऐसे देना है
कि शिवाजी महाराज ने प्रजा पर अत्याचार करने वाली सत्ताओं निजाम शाही, आदिल शाही तथा मुगल शाही के साथ संघर्ष किया। शंखनील पढ़ो इस उत्तर को फिर से बेटा। शिवाजी महाराज ने प्रजा अत्याचार करने वाली संताओं निजाम शाही, आदिल शाही तथा मुगल शाही के साथ संघर्ष किया। वेरी गुड, वेरी गुड। अब अगला है हमारा भिन्न शब्द पहचानो। भिन्न मतलब अलग। अब यहाँ पे गणित वाला भिन्न नहीं है, ये भिन्न हिंदी वाला भिन्न अलग अलग शब्द पहचानना है। अब यहाँ पर कुछ शब्द दिया हुआ है, स्वराज्य, पराधीनता, स्वतंत्रता। अब इसमें से भिन्न शब्द देखो कौन सा है। आंसर लिखा है बगल में देखो, पराधीनता। पराधीनता। ये एक उदाहरण है आपके लिए कि यहाँ पर आंसर दिया हुआ है पराधीनता। क्यों? क्योंकि आपको अगला प्रश्न समझे। स्वराज्य अर्थात अपना राज्य, स्वतंत्रता अर्थात स्वतंत्र, पराधीनता अर्थात किसी के कैद में रहना। तो यहाँ पर भिन्न शब्द क्या है? पराधीनता। दूसरा है, अब यहाँ पर उत्तर मैंने पहले से नहीं लिखा हुआ है, देखो, जनता, राजा, प्रजा। इसमें क्या अलग है? राजा, प्रजा। गलत। प्रजा, राजा, राजा। वेरी गुड। प्रजा और जनता का अर्थ एक ही होता है, लेकिन राजा अलग है, इसका अर्थ प्रजा और जनता नहीं है, इसलिए इसमें भिन्न शब्द रहा राजा। अगला जाता है निजाम शाह, आदिल शाह और सम्राट अकबर। निजाम शाह, आदिल शाह और सम्राट अकबर। इसमें सम्राट अकबर। लेकिन क्यों सम्राट अकबर? क्योंकि निजाम शाह और आदिल शाह ये अत्याचारी शासक थे, ये जनता के बारे में नहीं सोचते थे, परंतु सम्राट अकबर ये जन कल्याण के बारे में सोचते थे, इसीलिए भिन्न है, अलग है उन दोनों से। अगला है प्रत्येक के लिए दो नाम लिखो। प्रत्येक के लिए दो नाम लिखो। सबसे पहला है कल्याणकारी राजा कौन थे? कल्याणकारी राजा कौन थे जो जनता के बारे में सोचते थे? दो लोग, कौन बताएगा? सम्राट कृष्णदेव राय और सम्राट अकबर। वेरी गुड, वेरी गुड। मुगल सम्राट अकबर और विजयनगर का सम्राट कृष्णदेव राय। कृष्णदेव राय। वेरी गुड, बहुत अच्छे बेटा। नेक्स्ट है महाराष्ट्र के अत्याचारी सुल्तान कौन थे? निजाम शाही, आदिल शाह। वेरी गुड, वेरी गुड। अत्याचारी दोनों शासक कौन थे? निजाम शाह और वेरी गुड, बहुत अच्छे बच्चा। अगला है महाराष्ट्र के जागीरदार कौन थे? महाराष्ट्र के जागीरदार बताओ जल्दी। महाराष्ट्र के जागीरदार कौन थे? शिवाजी महाराज। नहीं, कोई और ट्राई करो। कौन बताएगा? ठीक है, महाराष्ट्र के जागीरदार देशमुख और देशपांडे थे। आपको हमेशा याद रखना है कल्याणकारी राजा मुगल सम्राट अकबर और विजयनगर का सम्राट कृष्णदेव राय। और अत्याचारी सुल्तान कौन थे? निजाम शाह और आदिल शाह। आदिल शाह, वेरी गुड। हाँ, महाराष्ट्र के जागीरदार देशमुख और देशपांडे। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो बेटा। टीचर ले लिया। ले लिया, वेरी गुड, वेरी गुड। अब हमारा लेसन बच्चों यही खत्म होता है
और आप उम्मीद है आपको यह पाठ समझ आया होगा। अगर इस पाठ में आपको कोई भी समस्या है, कोई भी दिक्कत है, तो आप YouTube चैनल पे BMC एडू हिंदी स्टैंडर्ड 4 इस माध्यम से जाकर आप इस लेसन को फिर से देख सकते हैं, पाठ को फिर से समझ सकते हैं और आप सिर्फ इसी विषय की नहीं, आप अलग अलग कक्षा चौथी की सभी विषयों की, पिछले पाठों की और नए पाठों की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो आप BMC एडू हिंदी स्टैंडर्ड 4 इस चैनल पे को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूले। चैनल को सब्सक्राइब अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको पिछले और नए पाठों के नोटिफिकेशन आते रहे, आपको जानकारी टीचर। हाँ बेटा, टीचर थोड़ा पीछे करो ना, सब स्क्रीनशॉट रहे, स्वस्थ रहे। धन्यवाद टीचर।